आज हम सॉइल फर्टिलिटी में आगे बढ़ते हुए उसके कारणों को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी। उसके अंतर्गत कई एक कारक है, जिसमें कि एक आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, सॉइल मॉइस्चर है, प्रॉपर ड्रेनेज है, क्रॉप रोटेशन है। इस तरह से एक एक करके हम आपको पॉइंट वाइज आगे आपको बताते जाएंगे और आपको उसके बारे में हम समझाते जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस। समय पर जुताई, गुड़ाई, कृषि क्रियाएं और आदि करने से मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। और क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर परती सॉइल है तो परती सॉइल के अंदर कोई भी क्रॉप नहीं उगाई जाती जब तक हम उसके अंदर हम जुताई, गुड़ाई और उसके दूसरी कृषि क्रियाएं ना करें। तो उसके करने के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। ओट की अवस्था में जुताई करने से मृदा की संरचना में सुधार होता है, यानी कि ज़्यादा अगर नमी प्रॉपर है और उस वक्त अगर हम जुताई करते हैं तो उसकी मृदा की संरचना में सुधार होता है, जिससे पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता और उपलब्धता बढ़ जाती है। जुताई करने से पोषक तत्वों का ह्रास यानी कि लॉस नहीं होता है और उर्वरता बढ़ जाती है। दूसरा है मृदा में नमी। उचित मृदा में नमी होने पर भूमि की भौतिक दशाएं ठीक होती हैं, जिससे पौधों का अंकुरण, वृद्धि, विकास अच्छा होता है और सॉइल सोल्यूशन अच्छा ठीक रहता है। उसके अंदर सॉइल एज अ सॉल्वेंट प्रॉपर वर्क करने लगता है। सॉइल सोल्यूशन का जो वो है वो नमी प्रॉपर रहने की वजह से वो एक अच्छी तरीके से काम करता है, जिससे कि मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। उचित जल निकास, प्रॉपर ड्रेनेज। खराब जल निकास होने पर वाटर लॉगिंग की कंडीशन बन जाती है, जिसमें कि कैल्शियम, मैग्नीशियम बेसिस का जो है वो लीच डाउन कर जाते हैं, निश्चालन हो जाता है और उनकी हानि होती है खेत से। अच्छा जल निकास होने पर पोषक तत्वों की किसी भी रूप में हानि नहीं होती और मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है, क्योंकि वहां पर ना ड्रेनेज होता है और ना ही वहां पर सीपेज के थ्रू या फिर वॉश आउट होने का कोई डर होता है। प्रॉपर ड्रेनेज से जितना हमारा पानी एक्सेस है हम वो निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास हमारे खेत में चीजें बनी रहती हैं, उर्वरता शक्ति बनी रहती है, उर्वरक बने रहते हैं और हमारी सॉइल फर्टाइल कही जाती है। उसके बाद फिर है फसल चक्र। भूमि की उर्वरता को स्थिर रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय है फसल चक्र को अपनाना। किसी भी क्षेत्र में लगातार एक फसल को ना उगा करके दलहनी के बाद अदलहनी फसलों को एकांतर क्रम में उगाना चाहिए। ऑल्टरनेट कंडीशन में हमको बोना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दलहनी फसल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं सॉइल के अंदर एटमॉस्फेयर से लेकर के। तो उसमें बाद जब हम अदलहनी फसलों को हम बोते हैं तो हमको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं ज़्यादा पड़ती, क्योंकि सॉइल हमारी ऑलरेडी दलहनी फसलों के बोए जाने के द्वारा वो फर्टाइल होती रहती है। और दलहनी फसलों को आपको पहले भी बता चुके हैं, दलहनी फसलों में पिछले साल आपने आपको बताया था कि उनके रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि मटर में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और उसके द्वारा फिक्सेशन से सॉइल के अंदर आपके सारी की सारी नाइट्रोजन की मात्रा एकत्रित होती रहती है। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो कार्बनिक खादों का प्रयोग, और इसके अंतर्गत कार्बनिक खादर में जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, खलियां आदि भूमि डालने पर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़िया होती है, उसकी मृदा की संरचना अच्छी हो जाती है और ज़रूरत पड़ने पर हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो एसिड सॉइल और बेसिक सॉइल में भी ये काफ़ी हद तक रिक्लेमेशन के काम में आती हैं। तो अगर हम कार्बनिक खादों को, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को अगर हम खेत में डालते हैं
तो भी भूमि की उर्वरा शक्ति और संरचना दोनों अच्छे होते हैं। उर्वरकों का प्रयोग हमारा आप जानते हैं, कोई भी अगर हम फसल बोते हैं तो उससे पहले उसकी ज़रूरत के अनुसार उसके पोषक तत्वों की हम भरपूरी करते हैं। तो हम अगर खेत में बराबर से फसलों के आवश्यकता के अनुसार हम उर्वरक खेत में देते हैं तो हमारी भूमि उर्वरक होती है और वहाँ पर हम अपने फसलों को प्रॉपर तरीके से बो सकते हैं। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं जो कि जीवित फर्टिलाइजर होते हैं। इसमें दलहनी और अदलहनी फसलों में जैसे कि राइजोबियम कल्चर है आपका, क्या कहते हैं, उसमें से हम राइजोबियम कल्चर को लेते हैं या एजोटोबैक्टर्स हैं, अब उनको हम इस्तेमाल करते हैं। अजोला नाम का एक फर्न है जो कि वीट के उसमें इस्तेमाल होता है। ये सब बायो फर्टिलाइजर हैं। इनको जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और उसके बाद आपका सब चीज़ों को हम इस तरीके से खेत में डालते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खेत के अंदर फिक्स करके खेत की उर्वरा शक्ति को ये बढ़ाता चला जाता है। उसी के साथ साथ पादप अवशेष प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डेब्रीज, उसके अंतर्गत जो है जितने भी ज़्यादा हमारे प्लांट के सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको भूमि में मिला दिया जाता है और जिससे सड़कर गल करके मृदा जीवाश्म में वृद्धि करके भूमि की उर्वरता को वो बढ़ाते हैं। फिर भूमि सुधारकों का प्रयोग जैसे कि जिप्सम है, पाइराइट है, क्षारीय भूमि मृदा में और अम्लीय मृदा में चूना मिलाने के द्वारा हम खेत के अंदर उसकी उर्वरा शक्ति, उसकी संरचना को बदलते जाते हैं और हमारा खेत उर्वरक हो जाता है। उसी तरह से जीवाणुओं की क्रियाशीलता, मृदा की जीवाणुओं की क्रियाशील संख्या और उसकी क्रियाशीलता अधिक रखने के लिए भूमि की भौतिक दशाएं उत्तम हो, यानी कि 6.5 से 7.5 हमारा पीएच होना चाहिए। 6.5 to 7.5 का पीएच होना चाहिए, जैसे कि मैक्सिमम हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं और उसके बाद उनके फंक्शन किए जाने के द्वारा पौधों का सड़न गलन हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिन सब के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा होता है और वो सॉइल के मतलब कि पौधों की जो पोषक तत्व हैं उनके उसमें वृद्धि करते हैं। जैसे पौधों को सड़ा गला करके पोषक तत्वों में वृद्धि आती है, उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। तो इनका क्रियाशीलता है, जो एक्टिवनेस ऑफ माइक्रोब्स जो है वो तभी होंगे जब होते हैं तो हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण, यानी कि खरपतवार हम जैसा कि जानते हैं अनवांटेड प्लांट